ये लेक्चर 2 है नंबर सिस्टम इन इक्वालिटी एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। लेकिन लेक्चर 2 में शुरू करूं उसके पहले मैं लेक्चर 1 में एक करेक्शन है जो कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने देखा बाद में। ये करेक्शन है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि करेक्शन है, ये है करेक्शन वो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ऑब्वियस बात है किसी नेचुरल नंबर के किसी भी इंटीजर के बराबर होगा, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो n इक्वल हो जाए आपका n के बराबर, यहाँ पे जो n है ये होगा आपका कोई भी इंटीजर, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n के बराबर है देन जो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो x की वैल्यू होगी ये बिलोंग करती है n-1 से लेके n तक। लेकिन वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप देख लेंगे, वो ये लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है वो उसकी वैल्यू है n-1 से लेके n तक। तो ये गलत है ना, ये जो चीज़ है ये रॉन्ग है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ लिख के है वहाँ पे। तो आप इस करेक्शन को क्या कर देंगे, सेटल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ गड़बड़ है, ये ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हमने ये ठीक है, इसे हमें फॉलो करना है, ये गड़बड़ है। ओके, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम कवर करेंगे। इसके बाद यूक्लिड लेमा, असल में ये सब मैंने लेक्चर 1 में कवर कराया बट आई थिंक एडिटिंग प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे नहीं आ पाया था। सो डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम, यूक्लिड लेमा, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल एंड द लास्ट थिंग इज फंक्शन। ये आज मैं 4 जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं फंक्शन में हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, और ये जो बाकी का पोर्शन है ये आपके बेसिक्स को रेडी करने के लिए जो इंटायर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम की, है ना। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम। डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम, डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम। तो ये क्या बोलती है, फॉर एनी, वेट अ मिनट, ओके, फॉर एनी रैशनल नंबर, फॉर एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो, फॉर एनी रैशनल नंबर, हम इसे p/q से डिनोट कर देते हैं, फॉर एनी रैशनल नंबर, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे जो हम डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम क्या बोलती है उसे ध्यान से समझना है। देखो, हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम यूज़ करनी है तो हमें जो मेजर हमारा जो काम है वो है डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे q है, डिनोमिनेटर क्या है, q। तो पहली बात है कि इफ़ जो डिनोमिनेटर है अगर ये 2 या 5 के फैक्टर्स में, 2 और 5 के फैक्टर्स में अगर ये कन्वर्ट हो जाए, केवल 2 एंड 5 के फैक्टर्स में अगर कन्वर्ट हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रैशनल नंबर है ये जो होगा वो होगा टर्मिनेटिंग, यानी कि ये ख़त्म होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ये रीअकरिंग करता जाए, ये बार बार वही चीज़ आती जाए, ऐसा नहीं होगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग। उसके बाद जो दूसरी बात आपको रखनी है कि अदरवाइज कोई भी, अगर Q का कोई भी दूसरा फैक्टर बन रहा है ना, कोई भी दूसरा फैक्टर बन रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो p/q जो कि आपका रैशनल नंबर है ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। पर क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है इरेशनल और एक रेशनल। तो ऑब्वियस बात है हम तो रेशनल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है इसका सिंपल सा मतलब है रिकरिंग होगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो होगा ये कैसा होगा, रिकरिंग होगा, है ना। कैसा होगा, रिकरिंग होगा। एकदम बात के लिए ध्यान रखनी है। एक हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है इसके। तो मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ 13/40। ये पहला एग्जाम्पल है 13/40। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो 40 है इस पर फोकस करो भाई, डिनोमिनेटर क्या हमारा 40। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस 40 पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो 40 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे, तो फटाफट हम 40 के क्या बना लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड करा, दिस इज 20, अगेन 2 से डिवाइड करा, दिस इज 10, एंड अगेन इसे 2 से डिवाइड करा तो अगेन आया 5। तो जो उसके फैक्टर बनेंगे ये बनेगा 2⁻³ इंटू 5, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर केवल 2 और 5 के पावर में बने दैट मीन्स कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है ये, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेट करेगा ही करेगा, एकदम ध्यान रखने वाली बात है कि टर्मिनेट करेगा।
लेकिन एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, और ये हमारे पास 7/12। अगर मैं 7/12 की बात कर रहा हूँ तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो है 12, और डिनोमिनेटर अगर 12 है तो इसका मतलब है कि इसको मैं अगर फैक्टर करूँ तो ये आपका आएगा 2 into 3। मैंने बोला था कि अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर 3 हो, 5 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 11 हो, कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टर आएगा तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दैट मीन्स रिकरिंग होगा। तो यहाँ पे 2 है और 3 है, यानी कि 2 और 3, यहाँ पे 3 आ जा रहा है, तो 3 आ जाने से यहाँ पे ये जो नंबर बनेगा दिस इज बनेगा, ये जो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, या मैं इसे कह सकता हूँ रिकरिंग होगा, है ना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग होगा। एकदम ध्यान रखने वाली बात है, यही कहती है डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम। ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड टॉपिक हमारा वो है यूक्लिड लेमा। ये सेकंड जो टॉपिक है हमारा, ये कैसा, यूक्लिड लेमा, नाम लिख दे रहा हूँ मैं इसका, यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा, ओके। सो यूक्लिड लेमा की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यूक्लिड लेमा क्या होगा भाई, एकदम बेसिक सी बात है, हम इसे समझते चलना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। ये क्या कहता है, फॉर एनी two integers a and b, for any two integers a and b, where b should be greater than 0, क्या होने वाला है यहाँ पे, समझते हैं, दोनों बातों को क्लियर करते हैं। ए और बी क्या है, कि कैसे बन रहा है। इसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम 10th क्लास में एक रिकैप करते हैं। 10th क्लास में कि हमने 10th क्लास में एक बात पढ़ी कि जो डिविडेंड होता है दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ये हमने पढ़ रखा है, रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है। ऑल्दो हम इसको पढ़ेंगे थ्योरिफिकेशन में, लेकिन अभी ध्यान रखने कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे जो ए और बी की हम जो बात कर रहे हैं वो है डिविडेंड जो है हमारा ए है, डिविडेंड ही हमारा ए है, डिविडेंड ए है, जिसमें हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है जिसमें, तो वो डिविडेंड हो गया हमारा ए। जो डिवाइजर है ना ये है बी, डिवाइजर क्या है बी, और हम कोशेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं क्यू से और रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो ये जो फॉर्म बना हुआ है ये असल में है तो इसी का ही, लेकिन यहीं पे यूक्लिड जी बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बातें क्या ध्यान रखनी, कि सबसे पहली बात कि हमें ध्यान रखना कि जो डिवाइजर है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। इस वाले कंसेप्ट में डिवाइजर जो हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो यूक्लिड जी बोलते हैं कि जो रिमाइंडर होगा ना वो होगा 0 से लेके बी के बिटवीन, यानी कि जो डिवाइजर है, अगर आपने 7 डिवाइजर यूज़ करा है तो जो उसका रिमाइंडर होगा वो मैक्सिमम 6 हो सकता है, 7 कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपने 15 डिवाइजर यूज़ करा है तो जिसका मैक्सिमम रिमाइंडर 14 हो सकता है, इसके ऊपर नहीं होगा। तो 0 से लेके एक नंबर कम तक होता है हमारा क्या, डिवाइजर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 से ग्रेटर और बी से, इसका मतलब है कि रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर बात हुई कि रिमाइंडर जो हो सकता है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल भी अभी हम देखेंगे, वहाँ पे हमसे बहुत बेसिक गलतियाँ होती हैं तो हम इसे फिक्स कर देंगे। तो पहली बात ये हुई, यहाँ पे एकदम हमने इस बात को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो यही है आपका क्या, यही जो पूरा कंसेप्ट है, दिस इज द यूक्लिड लेमा। ये जो पूरी बेसिक बात है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं बात क्यों इंपॉर्टेंट भाई। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट हुआ हमारे लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास डिविडेंड जो है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि जो डिविडेंड है ये है मेरे पास, मान लेता हूँ मैं माइनस का 43, और मैं बोलता हूँ कि जो डिवाइजर है वो है 7। डिवाइजर कितना है मेरा, 7 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर डिविडेंड है -43 एंड डिवाइजर है 7, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मुझे पता करने के लिए यहाँ पे मैं यही थ्योरम यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको सिंपल कंसेप्ट भी बताता हूँ, वही यूज़ करना है हमें।
सबसे पहली बात यह है कि आपको -43 में से नॉर्मली आप डिवाइड करते हो, क्या करते हो, -43 में से जब आप नॉर्मल डिवाइड करते हो तो आप बोलते हो 7 6 हो गया -42, तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली लिख दिया -1 होगा इसका रिमाइंडर, कितना आएगा, रिमाइंडर होगा इसका -1। लेकिन 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 एक बात ध्यान रखनी है, ये गलत है, ये रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी अभी मैंने बताया, अगर रिमाइंडर नेगेटिव हो गया तो पूरी की पूरी कहानी धरी रह जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना है कि रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर यहाँ पे -1 आ गया, जब कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। वो कौन सा कंसेप्ट है, तो कभी भी आपको जब जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आए, जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आए, आपका काम ये है कि आप ना उसमें डिवाइजर को ऐड कर दो, तो जो फाइनल आएगा वही रिमाइंडर होगा, वही एक्चुअल रिमाइंडर होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर -1 आया है ना, और डिवाइजर मेरा 7 है, तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ, तो अब जो यहाँ पे जो वैल्यू आई है, दिस इज द एक्चुअल रिमाइंडर। ये एकदम सही है, दिस इज ट्रू रिमाइंडर, ये है एकदम सही। ये क्या था, गड़बड़ था, -1 रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर है इसका 6। मैं चाहता हूँ एक आप अपने खुद से भी ट्राई करेंगे, एक आपको खुद से ट्राई करना है। सो ये आपके लिए है, ये आपके लिए कि अगर डिविडेंड जो है आपका, डिविडेंड हो जाए आपका माइनस का 72, और आपको इसे डिवाइड करना है, जो डिवाइज़र है आपका वो है 11, डिवाइज़र 11, डिविडेंड है -72, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, है ना, एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है। आज हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल की। आज जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स की। क्या होते हैं वेरिएबल्स की, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स की। तो सिंपल सा बात ध्यान रखना है कि कांस्टेंट जो होते हैं, ओके, जो कांस्टेंट होते हैं, वैल्यू जो होती है इनकी, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या हुआ इसका मतलब, अनचेंज्ड। कभी भी कांस्टेंट का मतलब क्या हो, कांस्टेंट का सिंपल मतलब है जैसे 2 5 7 9, इनके रिप्रेजेंटेशन में भी हम ABCD इन सब का इस्तेमाल करते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या कभी 2 की वैल्यू कुछ और हो सकती है, 2 की वैल्यू विल ऑलवेज बी 2, कभी भी इसकी वैल्यू 3 5 10 कुछ भी नहीं हो सकती, इसकी हमेशा वैल्यू 2 ही रहेगी, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कभी भी वेरी नहीं करता, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम यूज़ भी करते हैं कांस्टेंट, तो जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, अनचेंज्ड हो, वही होते हैं कांस्टेंट। तो फिर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल वो होंगे जिनकी क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, चेंजेस। वैल्यू क्या होती है इसकी, चेंज होती है, तो वैल्यू चेंजेस, बदलती रहती है इसकी वैल्यू। जैसे एक्स कैन बी एनीथिंग, किसी का मन हुआ उसने बोला 2, किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 10, किसी ने बोला -5 भाई। सो एक्स जो है इट्स अ वेरिएबल, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड एक्स जो हमने आपने खुद देखा है कि एक्स जो होता है एक वेरिएबल वैल्यू। आप इसीलिए जब बोलते थे कि लेट एक्स बी द समथिंग, सो वहाँ पे इसका मतलब ये होता था कि इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी, और ये फाइनल जाके हम पता कर लेंगे कि इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, तो वेरिएबल क्वांटिटी होती है। तो ये होता है वैल्यू, वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने एग्जाम्पल लिया कि y = x+3, y = x+3। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो x और y हैं ये हैं हमारे वेरिएबल। क्या है हमारे वेरिएबल, x और y क्या हमारे वेरिएबल हैं। और यहाँ पे जो 3 है, दिस इज द कांस्टेंट। 3 कैसा है आपका, कांस्टेंट है। क्या है भैया, कांस्टेंट। x y क्या हमारे वेरिएबल, और 3 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। 3 हमेशा चेंज नहीं होगी इसकी वैल्यू। लेकिन एक्स वाई जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल भी एक ही वेरिएबल नहीं है, दे आर 2 टाइप ऑफ वेरिएबल। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे एक्स है ना, ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्यों है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने क्यों बोला, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वाई होता है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ y = x+3 की, सो यू कैन पुट एनीथिंग इन द प्लेस ऑफ x। आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसीलिए जो x है ना वो इंडिपेंडेंट है।
कैसा है x इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो भी आप चाहो पुट कर सकते हो, 2 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, 10, इसके डोमेन के अंदर जो भी चाहो आप पुट कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसीलिए आप जो भी पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो y की वैल्यू आएगी, एंड दैट्स वाई y इज डिपेंडेंट ऑन x। क्या मैंने बोला, x जो है वो फ्री है, जो भी आप चाहते हैं वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पर उसके डोमेन के अंदर होना चाहिए। सो x की जो भी वैल्यू मन आ रहा है आपने पुट करा तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, जो भी आप फ्री हैं उसके लिए। लेकिन जैसे ही आप उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू जो है ना उसी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर x की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 1 पुट करने के लिए तो हम फ्री थे, लेकिन y की वैल्यू 4 ही आएगी। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू x इक्वल टू 1। तो इसीलिए y जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट नहीं रह जाता, डिपेंडेंट हो जाता है ऑन x, एंड x जो होता है वो आपका हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एकदम बेसिक सी बात है, ये बात हमको क्या करनी है, समझ लेनी है। बात क्लियर एकदम? ओके। अब हम बात करते हैं थोड़ी से फंक्शन के बारे में, बात कर लेते हैं कि फंक्शन का क्या कंसेप्ट है, क्या कार्यक्रम है फंक्शन का। तो देखिए, जब हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसे रिलेट करेंगे एक मशीन के साथ। क्या करेंगे, एक मशीन के साथ क्या कर देंगे, इसे रिलेट कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक फटाक से एक छोटू सा क्या बना लेते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं, और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस डायग्राम का, फंक्शन के थ्रू बात कर लेते हैं कि इस डायग्राम का क्या पर्पज है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा क्या एक फंक्शन है। और मान लेते हैं कि फंक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी जैसे हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी कोई भी मशीन आपने देखी होगी, अगर आप एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में जाएं तो वहाँ इनपुट होते हैं, और इनपुट क्या हो गया कि आपने दूध डाला, वहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करा, वहाँ शुगर ऐड करी आपने। सो ये सब ऐड करने के बाद ये दीज आर इनपुट, आपने इनपुट दिया, और फिर फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आया वो कहलाता है आउटपुट। तो वो जो एक जो पूरी जो मशीनरी लगी हुई है, आइसक्रीम फैक्ट्री लगी हुई है, द इंटायर फैक्ट्री इज द फंक्शन। क्या है वो, फंक्शन है। अब यहाँ ये चीज़ याद भी रखना ज़रूरी है, बट अभी आपके लिए इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन में आप क्या डालते हो, हमेशा इनपुट डालते हो, और हमेशा फंक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट। इनपुट डालोगे और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स, अच्छा ध्यान रखेंगे y को ही हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, यानी कि जो y एक्सिस आपको दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड द एफ ऑफ एक्स, यानी कि y जो होता है फंक्शन ऑफ x होता है, इसीलिए हम इसे लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है ना ये है 5x² + 1। मैं मान लेता हूँ 5x² + 1 है, ये फंक्शन है। तो मैंने क्या बोला कि इनपुट यहाँ पे मैंने डाल दिया, लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इनपुट डाला x = 1। तो x = 1 डालने पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ जाएगा आपका कितना, 5 5 1 1 एंड 6 कितना आ जा रहा है, 6। यानी कि हमने x की जगह 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 5 × 1 हो गया, 5 + 1 = 6, y = 6। लेकिन फिर मैंने बोला इनपुट को ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2 हमने पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने x को 2 पुट करा तो जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 5 × 2 का स्क्वायर + 1 विच इज़ 21। तो यही ये बात होती है कि फंक्शन वो होते हैं जहाँ पे आप इनपुट क्या करते हो, पुट करते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, फंक्शन। ठीक है, एकदम बेसिक सी बात है, इसे समझते चलेंगे। और अब यहाँ से हम इस फंक्शन पे के एकदम बेसिक लेवल पे बातें कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके छोटे छोटे से क्वेश्चन को भी करते चलते हैं। कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 3x, x² - 3x, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f2 एंड f4, f2 और f4 की हमको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, और ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, कैसे कर लेंगे इसे। यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, x² - 3x। तो जस्ट हम क्या करते हैं, 2 पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर - 3 × 2, दैट मीन्स 4 - 6, जो कि आएगा आपका -2। कितना आएगा आपका, -2। इसके बाद अगर आपको f4 की वैल्यू निकालनी है तो f4 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 × x की जगह उस वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारी वो वैल्यू आ जाती है। तो f4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 - 12।
16 माइनस 12। आप चाहें तो इसे खुद से भी ऐसे एक फंक्शन बना के आप उसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ऐड करते चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक लीनियर फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफ़ अ फंक्शन, इफ़ f इज़ अ लीनियर फंक्शन, इफ़ f इज़ अ लीनियर फंक्शन, कैसा है हमारा फंक्शन? लीनियर फंक्शन, एंड लीनियर फंक्शन एंड f of 2 and f of 2 equal to 4, f of 2 equal to 4 and f of minus 1 equal to 3, then find fx, then find fx। अभी इनपुट और आउटपुट की बातें चल रही थी और लो अब हमसे पूछने लग गया कि फंक्शन ही क्या है भाई, फंक्शन ही बता दो। दो उसने इनपुट आउटपुट दे रखे हैं, बोला कि हमको फंक्शन बता दो कि क्या होगा फंक्शन। एक बहुत समझना इस बात को, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ एक बेसिक सी बात। देखो, लीनियर होने का मतलब है कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो सकती है। लीनियर होने का मतलब है, अगर आपने यहाँ पे फंक्शन को देखा तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है? 1। लीनियर होने का मतलब ये है कि x की पावर कितना हो जाना? 1 हो जाना। तो मैं एक एग्जाम्पल से पहले मैं डिस्कस करता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके बाद ही। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि x की पावर x प्लस 2, ये कैसा है? आपका एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो मैक्सिमम पावर x का वो कितना है? 1 है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये x का पावर 2 कर दूँ और x का पावर क्या कर दूँ? 2 कर दूँ, तो ये जो बन जाता है वो बन जाता है क्वाड्रेटिक। ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी कि 2 पावर हो जाना, ठीक है। अगर यहीं 3 हो जाए तो हम उसे बोल देते हैं क्यूबिक। कितनी कितनी सिंपल सी बात है। अब इस बात को समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर लीनियर है ना तो x की मैक्सिमम पावर होगी 1। x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। इसका मतलब इसमें 2 टर्म होंगी। कितनी टर्म होंगी? 2। एक होगी x की पावर 1 के लिए और एक टर्म होगी x की पावर 0 के लिए। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि लीनियर फंक्शन में 2 टर्म होती हैं। कितनी? एक x की पावर 1 के लिए और दूसरा होता है x की पावर 0 के लिए, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ ना, तो क्वाड्रेटिक में कितनी टर्म होंगी? 3, क्योंकि एक होगी x की पावर 2 के लिए, एक टर्म होगी x की पावर 1 के लिए और एक टर्म होगी x की पावर 0 के लिए, यानी 0 तक हमको जाना होता है। ऐसे क्यूबिक की अगर मैं बात करूं, क्यूबिक में 3 पावर होती है मैक्सिमम। तो क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम होगी, एक टर्म होगी x की पावर क्यूब के लिए, दूसरा होगा x की पावर 2 के लिए, तीसरा होगा x की पावर 1 के लिए और चौथा होगा x की पावर 0 के लिए। यहाँ से एक बेसिक सी बात ये समझ में आई कि अगर 4 पावर आपको डिफरेंट 4 पावर्स दिख रही हैं, इसका मतलब है कि इनके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी तो होंगे, इनके साथ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स भी तो होंगे। हर बार ऐसे तो नहीं होता ना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही हर बार आएगा, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम देखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे कोई ना कोई एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। ए बी सी में से ध्यान रखना है कि केवल ए ही बस 0 नहीं हो सकता, बी एंड सी कैन बी 0। हम इसकी बात डिटेल में करेंगे पॉलिनोमियल में, लेकिन अभी इतनी बात ध्यान रखनी है कि अभी क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स होंगे तो इनके 3 कोफिशिएंट्स होंगे। तो अगर मुझे आपसे पूछा जाए कि लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन होने के लिए आपको 2 टर्म लिखनी पड़ेगी। एक लिखनी पड़ेगी एक्स की पावर 1 और दूसरी टर्म लिखनी पड़ेगी एक्स की पावर 0 के लिए। तो मैं क्या बोल देता हूँ कि लेट f ऑफ x जो है मेरा वो हो जाएगा x, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x की पावर 1 और साथ में मैंने लिखा x की पावर 0, x की पावर 0। अब मैंने बोला इनके साथ कोई ना कोई कौन सा कोफिशिएंट भी होंगे, तो मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे ला दिया है a और यहाँ पे कोफिशिएंट लाता है b। दोनों रख दिए मैंने a और b। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ ax प्लस b। यही होता है आपका लीनियर फंक्शन। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 टर्म, एक x की पावर 1 के लिए और एक होगी आपकी x की पावर 0 के लिए, दोनों के साथ कोफिशिएंट होंगे। हम दोनों को कोफिशिएंट को बोल देते हैं a और b। दीज आर कांस्टेंट। याद रखिएगा 2, 5, 7, 9 ये कांस्टेंट के फॉर्म में होंगे। तो मैंने जो एज्यूम करना है लीनियर इक्वेशन वो होगी ax प्लस b। क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक बात। अगर यहाँ पे लीनियर फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिया ax प्लस बी और इसी फॉर्मेट का होगा, अब ये मुझे बोल रहा है कि गिवन है मेरे पास कि जो f ऑफ 2 है वो है कितना? 4। इसका मतलब मैं अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो 4 आना चाहिए भाई, तो पुट कर देते हैं। तो ये है f ऑफ x। तो अगर मैंने इसमें 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4। एक्स की जगह मैंने 2 पुट कर दिया तो यहाँ से मेरा हो गया 2a प्लस बी बाय 4। इतनी बात क्लियर है।
दूसरी बात ये हुई कि इसने बोल रखा है मुझे f-1 = 3, तो हम क्या कर रहे हैं f-1 = 3, यानी कि यहाँ पे भी मैं इस वैल्यू को पुट कर दूँ, सो ये हो जाएगा -a + b = 3, -a + b = 3, क्योंकि x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, तो -a + b = 3। इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना। अब हमें पता है, हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन खूब करा है हमने, तो हम यहाँ से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2a + b = 4 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज -a + b = 3। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सबको माइनस करते हैं, तो ये प्लस होगा, दिस इज माइनस, तो b से b कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आ गया 3a एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/3, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। और अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। तो मैं इक्वेशन 2 में b की वैल्यू भी पुट कर दे, a की वैल्यू पुट करके हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन 2 में। सो इक्वेशन 2 में ध्यान रखेंगे तो -1/3 + b = 3। अगर मैं -1/3 को दूसरी तरफ भेज दूँ तो यहाँ पे जो b आएगा वो आ जाएगा 3 + 1/3, जो कि होगा आपका 9 × 10/3। कितना होगा 10/3। अब 10/3 a और b की वैल्यू निकाल ली है, तो हमें फंक्शन बताना है। तो फंक्शन हमारे पास हमने भी मान रखा है ax + b, और a की वैल्यू जो आई है वो आई है 1/3 और b की वैल्यू आई है हमारे पास 10/3। कितनी आई है 10/3, जस्ट पुट देयर। सो यहाँ पे आएगा fx = आ जाएगा 1/3x + 10/3, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x + 10/3। ये जो होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जो है एकदम बेसिक और बोर्ड लेवल पे आपके आते भी हैं, 11th में आपके खूब सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके।